हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आज की क्लास में हम लोग ग्रेच्युटी का टैक्सेशन पढ़ेंगे। ग्रेच्युटी एक प्योर रिटायरमेंट बेनिफिट है। लास्ट क्लास में हम लोग ने लीव इंकैशमेंट देखा था, लेकिन वो एक प्योर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि लीव इंकैशमेंट आप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस भी ले सकते हैं और चाहे तो रिटायरमेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये ग्रेच्युटी का अमाउंट तो आपको सिर्फ रिटायरमेंट पे ही मिलेगा। अच्छा, अब ये ग्रेच्युटी क्यों देनी पड़ती है पता है? हमारे यहाँ लॉ है कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर अपने पास रखती है तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी पे करनी होगी ऑन रिटायरमेंट। ये एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट को जिसके पास 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय है, राइट। लेकिन एक बात बताइए, मेरी एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 10 एम्प्लॉय नहीं है, कम है, तो भी अगर मैं अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देना चाहता हूं तो दे सकता हूं। हाँ, दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है जो मना करेगा कि तुम पेमेंट मत करो एम्प्लॉय को। अरे कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि दो भाई, अरे सरकार क्या सोचती होगी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का शोषण करता होगा ना, वो तो जो देना चाहिए वो भी नहीं देता होगा, राइट। तो सरकार बार बार ये कहती है कि ये दो वो दो, सरकार कभी ये नहीं कहती ये मत दो। अरे देने का तो तुम्हारी जितनी मर्जी उतनी दे दो। यानी अगर आपके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लगता है, आप एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट हो जिसके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लगता है, तब तो आपको ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी। और अगर नहीं लगता है तो तब देना आपकी मर्जी, आप चाहो तो दो, नहीं तो नहीं भी दो, राइट। आइए चलिए देखते हैं ग्रेच्युटी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तब तो बड़ी मजेदार बात है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या बात है भाई। अगर ग्रेच्युटी अदर एम्प्लॉय को मिलता है तो हमें यह देखना होगा कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है या नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब कि उस एस्टेब्लिशमेंट पे ग्रेच्युटी एक्ट कानून लगता है और कंपनी ने इसलिए पेमेंट की है। नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का मतलब है कि कंपनी के ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट का कानून नहीं लगता है फिर भी पेमेंट की है, राइट। दोनों ही केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिप्ट। अब दोनों में ही तीन तीन फिगर बताई गई है, जो तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां भी ऐसा ही है, तीन फिगर बताई गई है, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, किसको आप तकदीर वाला किस्मत वाला बोलेंगे? जो लोग कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हैं और ग्रेच्युटी मिली, या फिर जो लोग नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है और ग्रेच्युटी मिली? आप कहेंगे सर ये सबसे क्या मतलब है, लॉ पढ़ाइए ना, तकदीर जान के हम क्या करेंगे लोगों की। जान लीजिए, अगर आप ये बात समझ जाएंगे ना तो लॉ भी समझ जाएंगे, क्योंकि सरकार भी कानून पता है कैसे बनाती है। मैंने ये बात पिछली क्लास में भी बोली थी आपको। जब सरकार को लगता है ना कि आप बड़े किस्मत वाले, आपको खुद ही ज्यादा पैसा मिल गया है, तो सरकार अपनी जो एग्जेम्पशन है, छूट है, वो कम कर देती है। जब सरकार को लगता है कि नहीं भाई आपको खुद ही बहुत लिमिटेड पैसा मिला हुआ है, तो सरकार आपसे की एग्जेम्पशन जो है वो बढ़ा देती है और कम टैक्सेस लेती है, राइट। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि भाई कौन है जो ज्यादा तकदीर वाले हैं। तो जो नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है ना, ये लोग, ये किस्मत वाले हैं, ये हैं किस्मत वाले। किस्मत वाले लोग ये हैं। हमको तो किस्मत भी नहीं लिखने आ रहा है, इंग्लिश में लिखेंगे हम, किस्मत, लकी पीपल, ये लोग हैं। पता है क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट इनके ऊपर नहीं लगता था। ये उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जहां 10 से कम एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी देखो तकदीर, इनका एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, तब भी इनको ग्रेच्युटी दे दिया। ग्रेच्युटी का कानून नहीं था, इनको तो नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी मिल गया। ये तकदीर वाले हैं, इनके ऊपर तो लग ही रहा था कानून, तो इनको तो मिलना ही था, राइट। अच्छा देखिए, कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें एग्जेम्पशन के लिए क्या क्या लिमिट्स लगा रहा है वो। पहला कहता है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। ईयर ऑफ सर्विस को ना राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे होता है मैं आपको पहले यही सिखा दूं।
अगर 6 महीना या उससे कम होता है तो नीचे की तरफ राउंडिंग ऑफ होती है। जैसे 20 साल 6 महीना होगा तो 20 साल होगा, लेकिन 20 साल 6 महीना एक दिन हो जाएगा तो 21 साल होगा। जनरली आप देखते हो कि 20 साल 6 महीने का मतलब क्या हुआ 20.5, लेकिन 20.5 को हमेशा 21 माना जाता है मैथमेटिकली। लेकिन इनकम टैक्स में आप याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे इनकम टैक्स में राउंडिंग ऑफ ऐसी ही होती है। ठीक है, 6 महीने को नीचे की तरफ आप ले जाएंगे। ठीक है, 6 महीना एक दिन अगर होगा तो ऊपर ले जाएंगे। राइट, ये सिर्फ यहां पे नहीं है, जहां भी आपको राउंडिंग ऑफ दिखेगी ईयर की ऐसे ही होगी। तो ये पूरे इनकम टैक्स में यही सिस्टम चलेगा। तो लास्ट ऑन सैलरी इंटू 15/26। 15/26 का मतलब क्या होता है? हाफ मंथ सैलरी। ठीक है, आप कहोगे 15/26 क्यों है? 26 इज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, और 15 का मतलब आधा हो गया। ठीक है, तो लास्ट ऑन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ। लेकिन यहां पे क्या है, देखिए, अगर हम नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में जाएंगे तो गवर्नमेंट बेसिकली, बस आप ऐसे समझ लीजिए, नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट है ना, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपको तो गजब आप हो, आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आपको तो ग्रेच्युटी मिलनी भी नहीं चाहिए थी फिर भी मिल गई, तो आपकी एग्जेम्पशन थोड़ी हम कम कर देते हैं, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। देखिए, तकलीफ नहीं होती है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलनी थी वो मिल जाए, उस पर टैक्स ज़्यादा भी लग जाएगा ना, मुझे दर्द नहीं होगा। जैसे मेरी लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ रुपए की, तो 30 लाख रुपए मेरा टैक्स लगेगा, लेकिन हमें दुख होगा? नहीं दुख होगा। अरे हम तो खुशी से पागल होंगे, 70 लाख रुपए फिर भी बचा है, क्योंकि लॉटरी खुल गई ना। हम मेहनत से 1 करोड़ रुपए कमाए, सरकार 30 लाख रुपए उसमें से ले ले, हमें दर्द हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां तो ग्रेच्युटी इसको मिलनी ही नहीं थी, फिर भी मिल गई, तो सरकार कह रही है थोड़ा सा इसका एग्जेम्पशन कम कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जेम्पशन कम कर देते हैं। तो लास्ट ऑन सैलरी की जगह गवर्नमेंट कर दी यहां एवरेज मंथली सैलरी। अब आप भी ये बात समझते हैं, लास्ट मंथ सैलरी ज्यादा होती है कि एवरेज ज्यादा होगी? हमेशा सैलरी बढ़ती रहती है, तो आखिरी सैलरी ज्यादा होगी। एवरेज कर देंगे तो पुरानी सैलरी नई सैलरी के बीच का कुछ आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वाला कम होगा हमेशा। तो ये एग्जेम्पशन है ना, तो एग्जेम्पशन को थोड़ा सा कम करने के लिए एवरेज कर दिया उसको। भाई ये सब कैलकुलेशन, ये जो मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है यहाँ पे, इससे जो भी फिगर यहाँ पे आएगी उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ पाए? यही अगर हम लास्ट ऑन सैलरी करेंगे तो थोड़ा बड़ा फिगर होगा, ये फिगर कम किया जा रहा है, ये एग्जेम्पशन है, ये तीनों में से जो सबसे कम आएगा वो एग्जेम्पशन होगा। तो इस फिगर को कम करने की कोशिश की जा रही है, लास्ट ऑन सैलरी की जगह एवरेज कर दिया गया। 15/26 था, यहां पे वही उसी को 15/30 कर दिए सब। आधा महीने की सैलरी यहां भी बोलने के लिए है, लेकिन 15/30 कर देंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो फिगर कम हो जाएगी। अरे डिनोमिनेटर में फिगर जितना बड़ा होगा उतना फिगर कम आएगा फाइनल फिगर, तो 30 से डिवाइड करोगे तो फिगर छोटी हो जाएगी, 26 से डिवाइड करेंगे तो फिगर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है एग्जेम्पशन, यहाँ घटाने की कोशिश की जा रही है ना। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ ज़्यादा हो सकता है, जैसे 20 साल 6 महीना एक दिन होगा तो वो 21 हो जाएगा, तो राउंडिंग ऑफ में बड़ा हो जाएगा फिगर। लेकिन नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर तो हमेशा कम होगा ना। 20 साल 6 महीना एक दिन को भी कितना लेंगे? 20 साल। अरे 20 साल 11 महीना 29 दिन को भी कितना लेंगे? 20 साल ही। तो ये फिगर को कम कर रहा है, और कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। जैसे आम जनता को तो समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जेम्पशन में अंतर हुआ है, लोग कहेंगे सैलरी आधे महीने की और सर्विस के ईयर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन छोटा छोटा गेम खेल के सरकार ने अंतर बना लिया है कि नहीं। लेकिन अब आप मेरी बात सुनेंगे, हम तो कहेंगे धन्य हो भगवान, कितना बचा लिए, क्यों लॉ को कॉम्प्लिकेट करते हो, ये बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज, जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है, क्यों कॉम्प्लेक्स करते हो भाई। अरे तुम दोनों में एक ही कर लिए होते, कितना फर्क पड़ जाएगा, किसी को इतनी बचत नहीं चाहिए इतना टेंशन लेके। मैं आपको एक बात बता दूं, पता है लोग लॉ क्यों नहीं कंप्लाई करते हैं? क्योंकि लॉ टिपिकल है, डिफिकल्ट है। अगर सरकार बहुत आसान तरीके से हमसे टैक्स ले लेगी ना, बहुत सारे लोग देने को तैयार हो जाएंगे। बहुतों के तो दिमाग में घुसता ही नहीं है इनकम टैक्स का कानून, इसलिए टैक्स नहीं देते। जाओ, मेरे तो बस में ही नहीं है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि देना कितना है। अब आप सोचिए, आप सब कितने समझदार, कितने तेज हो गए, जो आपने ये डिसाइड किया है कि हमको इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो बहुत तेज लोग हो गए। आपको भी डिफिकल्ट लग रहा है, और अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो समझ लो कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है इनकम टैक्स की, अभी तो आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। आपकी बैंड बच जाएगी।
अभी तो 2-4-5% भी आपने नहीं देखा कि इनकम टैक्स की डिफिकल्टी क्या है। तो सोचिए जरा से, इतने डिफिकल्ट कानून को लोग कंप्लाई कैसे करेगा एक साधारण आदमी। गवर्नमेंट ने लॉ को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि अगर किसी का 2,000 रुपए का टैक्स बन रहा है ना, तो उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा रिटर्न फाइल कराने के लिए, वो फीस ले लेगा 20,000 रुपया। तो एक आम जनता क्या सोचती है, वो सोचती है कि भाई रहने देते टैक्स ही देने को, हटाओ। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है ये कानून। तो फॉर अकॉर्डिंग टू मी द लॉ शुड बी वेरी वेरी सिंपल। इतना सिंपल होना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति भी लॉ को कंप्लाई कर सके। कानून बहुत आसान होना चाहिए। आप सोचिए, आप चाहते हैं कि लोग कानून को कंप्लाई करें, लेकिन इतना डिफिकल्ट बना दे रहे हो कि लोग चाह के भी कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड ला रही है, और आने वाले कुछ समय में हो सकता है आपको वो देखने को मिल जाए। तो वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन होगा इनकम टैक्स का। दूसरा है मैक्सिमम सीलिंग, जो कि है 20 लाख रुपए का। वो दोनों ही जगह 20 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 20 लाख के ऊपर मैंने कोई साइन नहीं बनाया। यहाँ पे 20 लाख के ऊपर एक साइन है, डबल हैश। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, इन केस ऑफ ग्रेच्युटी वॉज रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड वॉज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010, देन द लिमिट ऑफ 20 लाख शैल बी रिड्यूस्ड बाय द एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। क्या कहना चाह रहा है? अगर कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट में पेमेंट मिलती है, तो जब जब पेमेंट मिलेगी आपको 20 लाख की लिमिट मिलती है। हर पेमेंट की 20 लाख की लिमिट है। 20 लाख तक हर पेमेंट एग्जेम्प्ट हो सकता है। लेकिन नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट है, तो 20 लाख रुपए की जो लिमिट है वो टोटल लिमिट है लाइफ टाइम की। तो अगर कभी आपको एग्जेम्पशन मिला था पहले भी, ठीक है, नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट के तहत, तो उतने से कम हो जाएगा इस बार की लिमिट। जैसे आपको नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट में पहले भी एक बार ग्रेच्युटी मिली थी दूसरे एम्प्लॉयर से, और 2 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हुआ था। तो इस बार की लिमिट आपकी 20 लाख नहीं है, 18 लाख है। लेकिन कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आपको पहले भी पेमेंट मिला था, आपने 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कराया था, कोई टेंशन नहीं है। इस बार फिर 20 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी आपको। इस बार फिर 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड लोएस्ट कौन आए। अगर 20 लाख रुपए लोएस्ट आ गया इन तीनों में, तो भाई 20 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरा है अमाउंट एक्चुअली रिसीव, जो दोनों में कॉमन है। अब देखिए लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी कंप्यूटेशन हो रही है ना एग्जेम्पशन के लिए, तो सैलरी का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। जैसे इफ यू रिमेंबर कि लास्ट क्लास में आपने लीव सैलरी किया था, तो लीव सैलरी में सैलरी की डेफिनेशन क्या थी, बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है, इंटू 15/26, फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, राउंडेड ऑफ आप समझ ही लियो। अब यहाँ पे है एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है। तो एवरेज मंथली सैलरी में तो सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक और डीए फुल था। बेसिक और डीए फुल, पूरा डीए जो अभी मिल रहा है, अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लीव सैलरी में था। लीव सैलरी में भी यही डेफिनेशन थी सैलरी की। ये भगवान कैसे याद रहेगा हमें। बेसिक प्लस डीए फुल है कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट में, नॉट कवर्ड बाई ग्रेच्युटी एक्ट में बेसिक है, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है, और कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है। अगर आपको लग रहा है कि सर कैसे याद रहेगा, तो अभी तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, अभी तो पूरा कंप्लीट करो, तो आपको समझ में आएगा कि अभी बार बार डेफिनेशन चेंज होगी, हर जगह ही चेंज हो जाएगी सैलरी की डेफिनेशन, राइट। सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज पे भी एक साइन लगा हुआ है। अब इसका मतलब देख लीजिए, एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच रिटायरमेंट टुक प्लेस। एवरेज का मतलब भी यहाँ अलग है, लीव सैलरी में मतलब अलग था। लीव सैलरी में एवरेज का मतलब था एवरेज ऑफ 10 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर किया वहां से 10 महीने का एवरेज। यहाँ पे कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच रिटायरमेंट टुक प्लेस, जिस महीने में रिटायरमेंट हुआ है उससे पहले के 10 महीने का एवरेज। आपको लीव सैलरी में मैंने एक एवरेज का एग्जाम्पल कराया था, मैं जरा खोलूं वो वाला एग्जाम्पल। ये रहा बच्चों, 15/10 को आप रिटायर किए थे, ठीक है। सैलरी 31/8 तक 40,000 थी, 1/9 से सैलरी 50,000 हो गई।
एवरेज सैलरी आप कैसे निकालिए, जिस दिन रिटायर हुए वहाँ से 10 महीना पुराना किए। तो हमने देखा कि 15 अक्टूबर को हम रिटायर किए हैं और 1 सितंबर से मेरी सैलरी 50,000 थी, तो 50,000 की सैलरी 1.5 महीने मिली, 8.5 महीने की सैलरी 40,000 रुपये की रेट से मिली और एवरेज की है। यहाँ पे कह रहा है जिस महीने में रिटायर हुए उससे पुराने 10 महीने का एवरेज, यानी अगर हम रिटायर अक्टूबर में किए हैं तो अक्टूबर को तो लेना ही नहीं है, उसके पहले के 10 महीने लेनी है। तो उसके पहले के 10 महीने में यानी सितंबर तक की सैलरी का 10 महीने का एवरेज करना है। तो सितंबर में 50,000 था, तो यही एवरेज अगर हम इसके लिए करेंगे तो ऐसे करेंगे 50,000 इंटू 1, 40,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10। अगर सेम यही क्वेश्चन अगर आ जाए ग्रेचुटी के लिए तो एवरेज ये होगा, और यही सेम क्वेश्चन अगर उसके लिए आ जाए लीव सैलरी के लिए तो एवरेज ये होगा। आई बात समझ में? दोनों में अंतर दिख रहा है ना? यहाँ पे है सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच रिटायरमेंट टुक प्लेस, और वहाँ था एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा, जिस महीने में रिटायरमेंट हुआ उससे पुराने 10 महीने का एवरेज लेना है। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में एक हैश का साइन लगा है, यहाँ पे देखिए। अब इसका क्या मतलब है? इंक्लूड्स नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अंडर प्रीवियस एम्प्लॉयर इन केस ग्रेचुटी वाज नॉट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर आपने पहले कहीं पे जॉब किया था, ठीक है, और आपको वहाँ से ग्रेचुटी नहीं मिली थी, तो जितने साल वहाँ पे कंप्लीटेड ईयर थे वो भी इस बार जोड़ दो ताकि आपका एग्जाम्पशन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। भाई पहले भी आप नौकरी किए थे, ग्रेचुटी नहीं मिली थी, तो इस बार सरकार आपकी एग्जाम्पशन थोड़ी सी बढ़वा दे रही है, चलो बढ़वा देते हैं। लेकिन अगर ग्रेचुटी मिली थी और आप एग्जाम्प्ट कराए थे तो 20 लाख से लिमिट भी कम करा रहे हैं आपकी। तो याद रहेगा कि अगर पहले कभी नौकरी किए, ग्रेचुटी मिला, तो हम 20 लाख की, और एग्जाम्प्ट हुआ तो 20 लाख की लिमिट से कम करेंगे। और अगर ग्रेचुटी पहले हमने नौकरी की और ग्रेचुटी नहीं मिला था तो जितना कंप्लीटेड ईयर पुराना वाला था वो भी ऐड होगा। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कैसे लिया जाएगा। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं। नॉट कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट का केस है, नॉट कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट का केस है। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ओल्ड जॉब, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स क्यों बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ओल्ड जॉब, कंप्लीटेड तो आप खुद ही बता देंगे इसमें से। नंबर ऑफ ईयर्स ओल्ड जॉब ये था 9 ईयर्स 8 मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स न्यू जॉब 10 ईयर्स 5 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेचुटी नॉट रिसीव था, यहाँ पे ग्रेचुटी रिसीव्ड है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे हमको करना होता है एवरेज मंथली सैलरी इंटू 15/30 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में ये आपको बताया गया है कि पुराना और नया दोनों जोड़ देंगे, ओल्ड प्लस न्यू जोड़ देंगे। तो ओल्ड और न्यू कैसे जोड़ेंगे? अगर हम करेंगे 9 साल 8 महीना और 10 साल 5 महीना, मतलब 9 ईयर 8 मंथ प्लस 10 ईयर 5 मंथ, तो ये हो जाएगा 9 और 10 19 साल, और 8 और 5 8 महीना 5 महीना 13 महीना, तो 1 साल ये बढ़ गया, तो ये हो गया 20 ईयर। ठीक है, ऐसे लेना है कि सिर्फ कंप्लीटेड ईयर को लेना है 9 ईयर प्लस 10 ईयर, इसका 8 महीना इग्नोर करना है, इसका 5 महीना इग्नोर करना है, और ये 19 साल हो जाएगा। कैसे करना है? तो दिस इज करेक्ट, ये गलत है। दोनों कंप्लीटेड ईयर लेंगे। ठीक है, दोनों का जो पेंडिंग महीना है वो जोड़ जाड़ के 1 साल और कंप्लीट मत कर देना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स पुरानी जॉब का भी कंसिडर करना है इस तरीके से।
ग्रेचुटी रिसीव बाई लीगल हेयर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ग्रेचुटी डिजीज्ड एम्प्लॉय के घर वालों को मिल जाए, मतलब एम्प्लॉय की डेथ हो गई और घर वालों को मिल रहा है, तो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और एग्जेम्पशन बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगी जैसे यहाँ पे हुई है। मतलब बस सिंपल सा फंडा है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसके घर वालों को मिला, तो घर वालों के हाथ में IUS में टैक्सेबल होगा, एग्जेम्पशन बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होगी जैसे यहाँ पे हो रही है। लेकिन लीव सैलरी के केस में क्या पढ़े थे कि एग्जेम्पशन वैसे ही कैलकुलेट होगी? नहीं, वहां पे हमने पढ़ा कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, उसके घर वालों को मिलेगा तो पूरा पैसा एग्जेम्प्ट है लीव सैलरी का। ठीक है, सब एक एक बात याद रखनी है। ये वाली बात हम बता चुके हैं पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है, इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड दैट व्हाट परसेंटेज फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन में कि कितना हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट का है, तो हम क्या मान लेते हैं कि कोई भी हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट में जाएगा ही नहीं। इट शैल बी एज्यूम दैट नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और ग्रेचुटी अगर आपने ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस उठा ली, वो एडवांस बेसिस में आप थोड़ा बहुत उठा सकते हो, और अगर आपने उठा ली है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। ठीक है, ग्रेचुटी मिलती रिटायरमेंट पे है, एडवांस बेसिस पे आपको जरूरत पड़ने पे आपने थोड़ा सा उठा लिया और एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो वो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, एक इलस्ट्रेशन 4 करेंगे। एक कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट है, दूसरा नॉट कवर्ड बाई ग्रेचुटी एक्ट है। और देखिए हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम हर प्रोविज़न के बाद आपको जो एग्जाम्पल कराते हैं वो एकदम सटीक एग्जाम्पल होता है, उस प्रोविज़न पे बेस्ड होता है, ताकि वो प्रोविज़न आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए। अगर उसमें 4 बातें होंगी ना तो 4 एग्जाम्पल होंगे, 2 बातें होंगी 2 एग्जाम्पल होंगे, ऐसे कराते हैं। ठीक है, और बाकी छोटा मोटा तो एक एक पोर्शन पे हम खुद ही एग्जाम्पल क्रिएट करते रहते हैं। जैसे एवरेजिंग लेनी है तो एवरेज कैसे होगा, जहाँ जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं वो तो हम खुद ही एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप पैरेलली सारी चीज़ें नोट करते हैं कि नहीं, कि आप छोड़ भी देते हैं, नोट नहीं करते हैं? अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि एग्जाम के टाइम पे ये सारे एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल, इवन एवरेज जो हमने कर के दिखाया आपको, वो भी नोटेड होना चाहिए। अरे यही एक एवरेज अगर आप गलत कर दिए तो आपको तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हो? आप कहोगे स्टेप मार्किंग मिलती है, अरे ये तो स्टेप नंबर 1 पे ही गलती हो गई, तो आगे का भी तो स्टेप सब गड़बड़ हो गया। प्लीज गलती नहीं कीजिएगा, एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल को लिखिए, कुछ भी इररेलेवेंट नहीं बता रहे हैं आपको, जितना बता रहे हैं सब रेलेवेंट है आपके लिए, राइट? एंड कीप अप्रिशिएटिंग मी। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अब तो आंसर्स, अब तो लेक्चर्स आराम से मिल रहे हैं, फटाफट फटाफट आते ही जा रहे हैं, कोई टेंशन तो है नहीं, सर पूरा कोर्स दे ही रहे हैं। नहीं यार, देखो कभी भी हम डीमोटिवेट हो सकते हैं, आप ये बात सोचा करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब चीज अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलता ही रहेगा। सी आई हैवंट इवन मोनेटाइज्ड माय चैनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई हैव नथिंग टू गेन by giving this lecture to you apart from your success which will give me happiness, that's all, right? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस सिर्फ आपका मोटिवेशन ही चाहिए। तो लाइक कमेंट करने से कतराया नहीं कीजिए, ठीक है, और दबा के शेयर मारा कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये लेक्चर। जितने लोग देखते हैं, जितने लोग इस पे अपना फीडबैक डालते हैं, हमें उतना अच्छा लगता है, राइट? चलिए आइए देखते हैं अब दोनों इलस्ट्रेशन। Mr. L, an employee of Lovely Company Limited, receives 1,20,000 as gratuity. He is covered by payment of gratuity Act 1972. बड़ी सुंदर बात है। एम्प्लॉई है लवली कंपनी लिमिटेड का, 1,20,000 रुपये इसको ग्रेचुटी की तरफ मिला है। इज कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ही रिटायर्स ऑन दिसंबर 12, 2023। अच्छा, दिसंबर 12, 2023 आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ 29 साल 8 महीने। अच्छा, at the time of retirement his monthly basic salary and DNS allowance 40% forming part of retirement benefit was 4,000 and 1,500 respectively। सैलरी उसकी थी बेसिक 4,000, DA 1,500 था, 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। इज द इंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, ठीक है। तो 12 दिसंबर को ये रिटायर कर रहा है, ठीक है, 29 साल 8 महीने काम किया है, सारी चीज़ दे दिया है। अब आप एक काम करिए, लॉ लिखिए, कानून लिखिए क्या है।
इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। क्या है भैया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग? ए बताइए। कवर्ड बाय पेमेंट, लास्ट ड्रॉन सैलरी, इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंड ऑफ, ठीक है। 2 लाइन छोड़ दीजिए। बी 20 लाख, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या होता है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। बेसिक प्लस डीए फुल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैलरी क्या होता है यहाँ पे? अब वर्किंग नोट बना दें। बेसिक 4000 प्लस डीए फुल 1500 हो गया 5500, ठीक है। 5500 इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ करेंगे 29 साल 8 महीना, तो ये 30 साल हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो। 55 इंटू 5500, एक्चुअली रिसीव्ड कितना? ग्रेच्युटी 1,20,000। जो सबसे कम है तीनों में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ग्रेच्युटी टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,20,000 मिला है, उसमें से 95,192 एग्जेम्प्ट है। ₹24,808 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर डी हु इज़ नॉट कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट रिटायर कर रहा है 20 नवंबर 2023 को फ्रॉम दिव्या लिमिटेड एंड रिसीव 2.5 लाख एज ग्रेच्युटी आफ्टर सर्विस ऑफ 35 साल 11 महीने। क्या गजब आदमी है भाई, कौन करता है इतनी नौकरी एक ही जगह पे? 35 साल 11 महीने एक ही जगह पे नौकरी कर डाली इसने। His salary is 10,000 per month up to this much and then 12,000 per month from this date। अच्छा, जुलाई 31 जुलाई तक 10,000 रुपये तनख्वाह थी, फिर 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से उसकी तनख्वाह हो गई 12,000 रुपये, ठीक है। बिसाइड ही गेट्स 1,000 पर मंथ एज डीए, डीए 1,000 रुपये महीना है, 60% उसका रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। ग्रेच्युटी कितना एग्जेम्प्ट होगा? चलिए पहले कानून लिखेंगे हम। इलस्ट्रेशन 4,
एवरेज मंथली सैलरी इंटू 15/30 इंटू नंबर ऑफ completed year of service। दूसरा था 20 लाख लेस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। एक्चुअली ये इसी में होता है, नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में ही होता है लेस एग्जेम्प्टेड अर्लियर। बाकी कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में तो लिमिट कम नहीं होती है, वो 20 लाख हमेशा रहेगी। पहले पेमेंट मिला था, एग्जेम्प्टेड भी हुआ था, फर्क नहीं पड़ेगा। कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट में वहाँ 20 लाख की लिमिट है, यहाँ लेस एग्जेम्प्टेड अर्लियर भी हो जाता है। सी अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। अच्छा, अब इसमें हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। पहला सैलरी क्या होगी, ठीक है, तो इसमें होता है बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और फिर कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला। चलिए बताइए भाई, बेसिक कितना है इसका? अच्छा, बेस अलग अलग है, अलग अलग पीरियड का, 2 बार में निकलेगा। अप टू 31/7/23 और फ्रॉम 1/8/23। बेसिक है यहाँ पे 10,000, यहाँ है 12,000। ठीक है, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा कितना बनेगा? 1,000 का 60%, 6,000, 600। कमीशन जैसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, किस महीने में रिटायर किया है ये? एवरेज सैलरी अब निकाल लें। कब रिटायर किया है? 20 नवंबर को। तो नवंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एवरेज लिया जाता है जिस महीने में रिटायर किया उससे पहले के 10 महीने। तो नवंबर छोड़ दीजिए, तो अक्टूबर तक का लेना है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की तनख्वाह थी 12,600। 12,600 गुणे 3 प्लस 10,600 गुणे 7 हो गया। फिर कैसे लिया हमने 3 महीना, फिर से बता देता हूँ आपको। 1 अगस्त से सैलरी 12,600 हुई है, ठीक है, और नवंबर में वो रिटायर कर रहा था, तो नवंबर छोड़ देना है आपको। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना हो गया 12,600, और बाकी के 7 महीना हो गया 10,600 डिवाइडेड बाई 10। कर लीजिए कैलकुलेट। ठीक है, एवरेज सैलरी हो गया। तो एवरेज सैलरी 11,200 इंटू 15/30 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 29, नहीं 35 था ना, हाँ 35 ईयर्स 11 मंथ, 35। लेस एग्जेम्प्टेड अर्लियर जैसा तो कुछ है ही नहीं है इसमें पहले का कुछ। तो 20 लाख ये हो गया, ये कर लो 11,200 इंटू 15/30 इंटू 35, 1,96,000, 1,96,000। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है बच्चों? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड इज 2,50,000। तो ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट तीनों में से लोवेस्ट 1,96,000
ग्रेच्युटी टैक्सेबल 2,50,000 माइनस 1,96,000 54,000। ठीक है, राइट। तो ये था ग्रेच्युटी पूरा का पूरा, सब आपके सामने आ गया अब। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी को रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए, अपने से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे। बल्कि इनफेक्ट आपको कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन है वो आपको मेरे साथ करने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप खुद से ही कर लें। राइट, इवन आप करिएगा भी ऐसा ही। जब मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके साथ सॉल्व करता हूँ वो आप मेरे साथ मत करिए, जिस क्लास में अब होने वाला है उसके पहले ही आप क्या कीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए। और जब मेरी क्लास आती है, ठीक है, तो उस समय बस आप मैच कीजिए बैठ के, देखिए आपने सही किया कि नहीं किया। राइट, और होता क्या है कि उस समय आप ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ सॉल्यूशन चल रहा है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, प्रोविजन भी रिवाइज करता हूँ पैरेलली। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्लासेस आपको करना बहुत जरूरी है अगर आपका आंसर सही भी आ गया है, क्योंकि अगर आपका आंसर सही आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत क्विक रिवीजन देता हूँ उस समय। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो फटाफट फटाफट प्रोविजन भी बोलते जाते हैं, तो उससे एक बहुत क्विक रिवीजन आपको मिलता है और उससे और अच्छा आपके को मेमोराइज हो जाता है पूरा का पूरा प्रोविजन। ठीक है, ग्रेजुएटी में तो बस इतना ही था, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।